तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस समय हम कक्षा 12 की फिजिक्स की भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर देखिए 346 XT है। इसमें जो हम अनसॉल्व लिए हैं यह अग्रवाल का है। आप लोग यदि लिए हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपको हम स्क्रीन पर इसका पेपर दे देते हैं जो हल कराते हैं, आप देख लीजिए। और एक अच्छे बढ़िया कॉपी में इसको बनाकर आप जो है सीरियल बाय सीरियल उसको लिखते चलिए। आपको देखिएगा यही क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। 40 से 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया है यदि आप पूरा पेपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसलिए देखिए इसमें सेट नंबर 346 XT। पहला क्या है? बहुकल्पी प्रश्न है वन का। देखिए वन का क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो इसके जो पिछला वाला सेट था हम हल कराए हैं, उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। हम आपको बताए थे कि जब भी कोई प्रकाश परावर्तित होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, न उसके आवृत्ति में, न तो तरंग दैर्ध्य में और न ही वेग में। लेकिन जब भी प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होता है, तो तरंग दैर्ध्य और चाल तो उसमें केवल आवृत्ति जो है निश्चित होती है, तरंग दैर्ध्य और चाल क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। पूछा है क्या चीज अपवर्तित रहती है? तो क्या रहती है? आवृत्ति। इसका कौन सा नंबर सही होगा? इसका नंबर सही होगा आपकी आवृत्ति, नंबर डी। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। अब दूसरा नंबर क्या है, पढ़िए। आवृत्ति न तो अपवर्तन में चेंज होती है और ना ही परावर्तन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खा वाला क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है। खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत। तो आप लोगों ने पढ़ा है पीएन संधि डायोड में कि यहाँ पर क्या होता है आपका अवक्षय परत। मान लीजिए ये बन रही है, इधर मान लीजिए पी टाइप है, इधर क्या है? एन टाइप अर्धचालक। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो अवक्षय परत बनती है आप लोगों ने देखा होगा, इस अवक्षय परत में इधर से कोटर चलते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जब दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तो वही क्या बन जाती है हमारी? यही अवक्षय परत कहलाती है। क्या कहलाती है? अवक्षय परत। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सुनिए, केवल कोटर नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, हाँ यही वाला सत्य है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और कोटर भी होता है, लेकिन दोनों उदासीन हो जाते हैं। तो क्या बन जाती है? अवक्षय परत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। खा का सी नंबर सही है, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों। हम आपको इस क्वेश्चन से कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आ सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे, जिससे जो कोई आपको दिक्कत ना हो पेपर में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गा वाला पढ़िए। गा कह रहा है कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा? देखिए क्या है? जस्ता धातु है। सबसे पहले विकिरणों की देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले आती है आपकी गामा किरण, दूसरी यक्स, तीसरी जो आती है पराबैंगनी किरण, चौथी जो होती है वो होती है दृश्य प्रकाश, चौथी दृश्य प्रकाश होती है, पांचवी जो होती है अवरक्त प्रकाश, छठी जो होती है सूक्ष्म तरंगें, और सातवीं जो होती है वो होती है आपकी रेडियो तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जब न्यूटन ने प्रयोग किया था उसमें जो है 7 प्रकार की तरंगे देखी थी। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरण की, उसके बाद यक्स किरण की, उसके बाद पराबैंगनी किरण की, उसके बाद दृश्य प्रकाश की, उसके बाद अवरक्त प्रकाश की, उसके बाद सूक्ष्म तरंगों की, उसके बाद लास्ट में होती है आपकी रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर चूंकि जस्ता है इसलिए जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, जो ऑप्शन दिए गए हैं, वह उसके लिए जो है क्या होगी? उपयोगी होगी। तो देखिए सूक्ष्म तरंगे पहला ऑप्शन है। सूक्ष्म तरंगे कहाँ पर है? ये पर। दूसरा क्या है? दृश्य प्रकाश, ये कहाँ पर है? यहाँ पर। तीसरा क्या है? अवरक्त प्रकाश, ये कहाँ पर है? यहाँ पर। चौथा क्या है? पराबैंगनी प्रकाश, तो पराबैंगनी प्रकाश यहाँ पर है। चूंकि आवृत्ति का घटता क्रम है इसलिए इन चारों में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? सबसे अधिक आवृत्ति होगी आपकी
परावैगनी प्रकाश की। किसकी होगी? परावैगनी प्रकाश की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावैगनी। क्लियर? इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा का क्या हो जाएगा? बी नंबर, परावैगनी प्रकाश। क्लियर? इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर गा का डी है ऑप्शन। परावैगनी किसमें है? डी वाले में। देख लीजिएगा, पेपर में दिया गया है, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब हर नंबर देखिए, इसमें स्टार बना है, इस साल है पेपर में 2022 में जो है सिलेबस से काटा गया, इसको छोड़िए। अंगा नंबर क्या कह रहा है? निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आपको याद हो तो हम पिछले सेट में जो है यही क्वेश्चन आया था, केवल घुमा कर आया था, लेकिन सूत्र वही था और यही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होंगे, आप बोर्ड परीक्षा में देखिएगा। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अपवर्तनांक दिया है 4.3, 4/3। तो यहाँ पर देखिए यन का मान कितना दिया गया है? 4/3। लैम्डा निर्वात बोला है, तो लैम्डा निर्वात वायु में मान लीजिए वही है। लैम्डा वैक्यूम का मान दिया गया है आपका 6400 एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो आपको सूत्र पता है, n इक्वल टू होता है लैम्डा v अपान लैम्डा w। v क्या है? वैक्यूम में, w क्या है? आपका जल में। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे हम, तो n का मान दिया है 4/3। लैम्डा इसका मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 6400। तो यहाँ से लैम्डा w का मान कितना आ जाएगा? लैम्डा w इक्वल टू, यहाँ से इसको काटेंगे 15, 4 का 4, 16 चौका 64, इसको गुणा करके 16 दिया 48। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4800 एंगस्ट्रॉम। तो जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? 4800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसको लिख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। चार नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर उसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? सबसे पहले क्या है हम लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है? अंगा नंबर 4 नंबर, 4 नंबर सबसे पहले दिया गया है वोल्टेज। कितना दिया गया है? V इक्वल टू दिया गया है आपका V0, मान लीजिए V0 इक्वल टू दिया गया है आपका 40 वोल्ट। उसके बाद धारा कितनी दी गई है? मान लीजिए I0 इक्वल टू आपका दिया है 80 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर है, इसे यदि हम एम्पियर में बदलेंगे तो 1 एम्पियर में होता है 10 टू पावर, 1 मिली एम्पियर में होता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। तो यहाँ से 80 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब क्या पूछा है? कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात पूछा है, तो इसका प्रेरणिक प्रतिघात होता है XL इक्वल टू V0 अपान I0। I0 यहाँ से V0 का मान कितना है? 40। I0 का मान कितना है? 80 इंटू 10 टू पावर -3। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 का 9 4, 4 दूनी 8। यहाँ से ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1000/2। इसको काट देंगे, हो जाएगा 500। अब देखिए प्रेरणिक प्रतिघात हो या धारतीय प्रतिघात हो या प्रतिबाधा है, तीनों प्रकार क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं। इसलिए इनका हमेशा मात्रा क्या रहेगा? ओम। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 500 ओम। ऑप्शन देखिए किसमें दिया गया है? ए वाले में। ए वाले में दिया गया है 500 ओम, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आ गए हम खंड बा पर। खंड बा आपका क्या है? का वाला देखिए का में स्टार बना है, इसको छोड़िए, सिलेबस से काट दिया गया है। क्लियर?
अब खा क्या कह रहा है बागा, 12.8 मिलियन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यहां पर अब देखिए 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, अर्थात ई का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या पूछ रहा है, इसकी तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले वोल्ट में बनाएंगे हम, इसको मिलियन वोल्ट दिया गया है ऊर्जा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12.8 एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो हमें सूत्र पता है क्या होता है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,375 बटे में क्या होता है तरंग दैर्ध्य, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ ऊर्जा क्या है हमारी, ये है, तरंग दैर्ध्य क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर मुझे लैम्डा ए, लैम्डा मान लीजिए तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में है, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,375 बटे में क्या आ जाएगा, ये नीचे इसका मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 12.8 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हटा दीजिए, मात्रा लिख देंगे अभी, ठीक। ये देखिए अब इसका अगर हम भाग देंगे यहाँ पर, इसको अगर इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा, इसको 12 से इसमें भाग देंगे। सबसे पहले देखिए ये कितना है 12,375, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12,128 इंटू 10⁵। अगर इसमें हम भाग देंगे इसमें तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। आप लोग भाग दे लीजिएगा, नहीं टाइम नहीं काट के इसको ऊपर ले जाइएगा, वही क्या हो जाएगी हमारी तरंग दैर्ध्य। ये जो तरंग दैर्ध्य आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर इसको हम मीटर में बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10⁻, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻−10 मीटर। क्लियर। तो उसको निकाल लीजिए। अच्छा, इसको अगर हम भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 96.6 बटे में इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻−5। यही जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 96.6 10⁻5। इसको दशमलव इधर लाएंगे 9.6 10⁻6 किसमें आ जाएगा मीटर में। क्लियर। इसको देख लीजिए, कोई गलती होगी तो आप इसको हल कर लीजिएगा और निकाल लीजिए। क्लियर। इसको उतार लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब देखिए 2 का ग नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। ग नंबर कह रहा है गॉस प्रमेय क्या है। तो आप लोगों ने जानते हैं गॉस प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय क्या है, सुनिए ध्यान से। किसी बंद वक्र द्वारा परिबद्ध कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या उस बंद पृष्ठ से घेरे गए कुल आवेश का E0 गुना होता है। यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय है। एक बार फिर से ध्यान सुनिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घेरे गए कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। क्लियर। 1/E0 गुना होता है। यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय है। लिख लीजिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है किसी न किसी सेट में। ठीक। अब दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर घ नंबर, घा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घा कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली यक्ष किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो फिर से वही जो कल आया था, कल वाले सेट में, C = क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है प्रकाश की चाल, न्यू क्या है आवृत्ति, लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू का मान कितना न्यू का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का मान कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से हम न्यू का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1 एंगस्ट्रॉम। इसको नीचे लाएंगे
तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यह मीटर में है तो ये भी मीटर में लिखेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से न्यू का मान क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। जब चाल किस में हो, मीटर में, और क्या तरंग दैर्ध्य किस में हो, मीटर में, तो आवृत्ति हमेशा किस में आएगी, हर्ट्ज में। इसको भी लिख लीजिए। इस सूत्र को याद रखिएगा, इसमें से कोई दो देकर आपको जो है तीसरा पूछ लेगा, और यहाँ पर हमेशा प्रकाश चाल पता होती है, ये नहीं दिया जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है, अंगम क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्ध विभव या अंतक वोल्टता से क्या तात्पर्य है। अंगा नंबर कह रहा है संस्तब्ध विभव या अंतक वोल्टता मतलब निरोधी विभव। 3 तरह के इसको हम इसमें कोई देकर पूछ लेगा, 3 नाम होते हैं, संस्तब्ध विभव, अंतक विभव या निरोधी विभव। तो हम सभी ने यहां पर देखा है हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रयोग में, हम सभी ने देखा है विवर्तनवादी चैप्टर में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, कि इस पर ये क्या होती है, कैथोड, इस पर क्या होती है, एनोड। इस पर कैथोड, इस पर क्या होती है, एनोड। यहाँ पर जब जो है प्रकाश की किरणें डाली गई, यहाँ पर पड़ती हैं प्रकाश की किरणें, तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल किस ओर जाते हैं, एनोड की ओर। तो एनोड की ओर जब जाते हैं तो क्या बहती है इनके कारण, धारा, इधर से इधर। जब धारा बहती है तो यही परिभाषा क्या है निरोधी विभव की। ध्यान सुनिएगा कि एनोड ए पर, एनोड की ओर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव, वह न्यूनतम ऋण विभव, इसको मान लीजिए V0, वह न्यूनतम ऋण विभव जिससे यह प्रकाश वैद्युत धारा को ही रोक देता है, क्या कहलाती है उसकी, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाती है। फिर सुनिए, एनोड ए की ओर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव, वह न्यूनतम ऋण विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा को ही रोक देती है, क्या कहलाती है, उसका संस्तब्ध विभव। क्लियर, उसको बनाकर इसको समझ लीजिएगा और उसको लिख लीजिए जिसको ना पता हो। ये सभी उत्तरी के प्रश्न थे, दो एक नंबर के आते हैं बस केवल लिखने के लिए, केवल आपको लिखना होगा। परिभाषा आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं और भी अच्छा हो जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर है चा वाला नंबर क्या है, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इस सभी को याद रखिएगा, यह पूछा जाएगा। क्या होता है, श्रेणी कितनी होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ये जो है 5 श्रेणियां जो है दी गई हैं, उसमें जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है इसको सभी का ध्यान समझिए। लाइमन श्रेणी किसमें प्राप्त होती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। बामर जो होती है दृश्य प्रकाश में प्राप्त होती है, और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों जो है अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी क्या होती है, पराबैंगनी में। एक अगर क्वेश्चन पूछ लेता कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश में पाई जाती है, तो क्या हो जाती है, बामर। इसमें ये तीनों जो है हमेशा अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, और क्वेश्चन हमेशा इन दोनों में पूछा जाता है क्योंकि ये तीनों सेम है। क्लियर, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये तीनों किसमें प्राप्त होती हैं, अवरक्त श्रेणी में, अवरक्त क्षेत्र में। इसको लिख लीजिएगा, यही से आपको ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन हल करने में मजा आ रहा है कि नहीं, न मजा आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिए। अब आ गया आपका खंड सा, आपका क्या आ गया यहां पर, खंड सा। खंड सा आ गया अगला वाला। इसमें जो है आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं।
सुनिएगा, पहला नंबर क्या है का वाला क्वेश्चन, खंड सा का नंबर है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलित कीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा भैया, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही गजब है और आपका आ सकता है पेपर में दोबारा। सबसे पहले देखिए कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं, आर कक्षाएं हैं, ऐसे मान लीजिए कोई आर्यन कक्षा है, यहाँ पर कोई जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है -13.6 अपान n² जूल होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम En का मान दिया गया है कितना, 3.4 -3.4 इक्वल टू -13.6 n² जूल। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ये दशमलव से दशमलव कट गया, यहाँ से n² निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 136/34। इसको यदि हम इसके भाग देंगे तो n² इक्वल टू हो जाएगा 3 × 12 4 × 16 16 आ जाएगा, 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा 2। तो अभी हमारे पास क्या निकल रहा है, n का मान। अब हमें क्या इसमें पूछा है, कोणीय संवेग पूछा है। तो कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में वैज्ञानिक बोर ने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनका कोणीय संवेग MBR क्या है, कोणीय संवेग, इससे जेड से व्यक्त करते हैं, कोणीय संवेग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NH/2π, अर्थात जिसका कोणीय संवेग क्या हो, NH/2π हो, उसी कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम कोणीय संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 2, h का मान 6.67 10⁻⁻34, h क्या है, प्लांक नियतांक है, यहाँ पे 2 पाई का मान यहाँ पर रख दीजिए 3.14। इसको रख के जब आप इसका हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर। देखिए 2 नंबर में आपको ऐसे करना है, पहले क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे, इसको चाहे बना देगा या एग्जामिनर पर एक जो है इफेक्ट डालेगा, और दूसरा यहाँ पर कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पर J इक्वल टू आपका निकल आएगा। क्लियर। इसको हल करके आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक। इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। खा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खा नंबर कह रहा है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो इसको देखिए बता देते हैं, छोटा से है। व्यतिकरण क्या है, हमें पता है कि जब किसी, सुनिए, व्यतिकरण क्या है, जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं तो उनके बीच जो अध्यारोपण होता है तरंगों का, उसके कारण कहीं पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है तो कहीं पर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, आपका व्यतिकरण। जैसे जल में तेल डालने पर जल क्या होता है, चमकता है, कहीं पर काला होता है, कहीं पर चमकदार होता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, आपकी व्यतिकरण। तो एक बार फिर सुनिए कि किसी माध्यम में जब प्रकाश तरंगे संचरण होती हैं तो वह अध्यारोपण के कारण उनकी तीव्रता कहीं पर अधिक हो जाती है, कहीं पर घट जाती है, तो कहीं पर बढ़ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, सुन लीजिए। पहली नंबर यह है कि इनके बीच जो तरंगे निकल रही हैं उनमें एक समान कला में हो, अर्थात इनके बीच जो कलांतर हो निश्चित हो, तभी व्यतिकरण होगा, नहीं होगा। और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य लगभग बराबर होने चाहिए, या आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य बराबर होने चाहिए। और तीसरा नंबर क्या हो, इनका आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। और चौथा नंबर क्या लिख सकते हैं हम
कि जो छिद्र होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होने चाहिए, तभी जो है प्रकाश का व्यतिकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। तो इन 3-4 कारणों को आप लिख सकते हैं, इसकी शर्तें हैं जो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसमें किसी को क्लियर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देखिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर गा में देखिए 3 का गा। तीन का गा क्या कर रहा है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है 9 सेमी। इसको यदि हम मीटर बनाएंगे तो 9 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। अब इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। विभव का मान कितना दिया गया है 1000 वोल्ट। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे धारिता पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है आवेश। तो यहाँ पर धारिता क्या होती है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, किसी विलगित गोलीय चालक की जो है धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 × R। यहाँ से C = 4πε0 मान होता है 1/9 × 10⁻9। R का मान कितना है यहाँ पर 9 × 10⁻² मीटर। यहाँ से देखिए 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻9 11 मीटर। क्लियर। यहाँ से आ गया हमारा सी का मान 10⁻11 मीटर नहीं, धारिता का मात्रा क्या होता है फैराड, 10⁻11 फैराड आ गया। अब हमें और क्या पूछा है, आवेश निकालना है। आवेश निकालना है तो यहाँ से सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ से लिखिए Q = होता है CV। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा आपका, C का मान कितना आया है 10 × 10⁻11, V का मान कितना है 1000 वोल्ट दिया गया है। 1000 वोल्ट यहाँ पर रख देंगे। Q का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको 10⁻11 × 10⁻3, या Q = इसमें घट जाएगा तो 10⁻8 कूलम। इसमें कितना हो जाएगा 10⁻8 कूलम। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर। घ में स्टार बना है, ये भी इस बार सिलेबस से काटा गया है। इसमें अथवम जो दिया गया क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा निकालना है तो इससे पहले चित्र क्या दिया है इसको देखिए। ये आपका चित्र है, ये चित्र है आपका दिया गया है। यहाँ पर धारिता लगाई गई है, यहाँ पर धारा 2 एम्पीयर दी गई है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड ये आपका दिया गया है। यहाँ पर कितना है 2 ओम है, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 3 ओम। अब आपको देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है संधारित्र में। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध दिया गया है और यहाँ पर धारिता दी गई है और यहाँ पर क्या है धारा है। संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U = होती है 1/2 CV²। ये हमारा जो है ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। तो यहाँ देखिए हमको संधारित्र की मात्रा पता है, यहाँ पर धारिता पता है कितनी है 2 माइक्रोफैराड, लेकिन हमें यहाँ जो है विभवांतर का मान पता नहीं है। तो यहाँ पर विभवांतर का मान निकालने की क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध को देखिए 1 2 3, ये तीनों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से इनका हम तुल्य यदि प्रतिरोध निकालेंगे R = क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 2 3 2 5 5 5 10, कितना आ जाएगा R का मान 10 आ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3। R1 का मान A, R2 मान 2 A, R3 का मान A हो गया। तुल्य प्रतिरोध हमारे पास R का मान 10 ओम आ गया। यहाँ पर हमको धारा कितनी दी गई है 2 एम्पीयर।
धारा कितनी है 2 एम्पियर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V = क्या होता है I × R, सभी पता है। तो यहाँ से V = क्या हो जाएगा हमारा, I का मान 2, R का मान 10, 2 × 10 कितना हो जाएगा, V = हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। यहाँ पर विभवांतर का मान कितना आ गया 20 वोल्ट। अब हमारे पास विभवांतर भी आ गया। यहाँ पर धारिता किसमें दी गई है, C = 2 माइक्रोफैरड है। C = 2 माइक्रोफैरड दिया गया, इसको हम फैरड बदलेंगे तो 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ 2 × 10⁻6 फैरड हो जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास ऊर्जा आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊर्जा यहाँ से कैसे निकल आएगी, यहाँ से U = 1/2। C का मान कितना है, C का मान 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 इंटू में V का मान कितना है 20 का वहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से U = हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, ये कट गया। 2 से 2 यहाँ पर ये कट गया, केवल क्या बचा यहाँ पर 10⁻6। 20 का वर्ग क्या होता है 400, तो हो जाएगा आपका 400। या U = क्या हो जाएगा 4 × 2 0 यहाँ पर घट जाएगा, कितना है 10⁻⁴। ऊर्जा का मात्रक जूल। क्लियर। यहाँ पर हमारी जो है संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी 4 × 10⁻⁻4 जूल। क्लियर। इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए अगला खंड दा है, क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा, क्योंकि का खा गा घा, का खा जो है सिलेबस से कटा है, गा और घा जो है डेरिवेशन है और थ्योरी है। इसको हम जो अलग से वीडियो बनाए हैं इंपॉर्टेंट की, उसको देखिएगा। अंगा नंबर देखिए, इसमें सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल या कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है R = होता है mv/qv। यहाँ पर देखिए m क्या है, उस कण का द्रव्यमान है, v क्या है वेग है, q क्या है उस कण पर आवेश, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, r क्या है उसकी त्रिज्या है जो गति करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कण क्या है अल्फा, दूसरा कण क्या है प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखा बोला गया है उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात दोनों का समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ अलग अलग हम लिखें अगर तो r अल्फा हो जाएगा mv/q अल्फा, यहाँ पर भी एक समान है, यहाँ पर भी अल्फा मान लीजिए लिख दिए, यहाँ पर भी अल्फा। क्लियर। यहाँ पर rp दूसरा प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा mp/v/p में qp हो जाएगा ये, और यहाँ पर b, क्योंकि b दोनों का समान है। अब यहाँ से देखिए b यहाँ से अगर हम काट दें हटा दें दोनों समान है तो इनका यदि हम अनुपात निकालेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा r⁴/rp। अब यहाँ पर और देखिए इसका जो द्रव्यमान है अल्फा कण का और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों एक समान होता है, इसलिए यम अल्फा और यम पी भी कट जाएगा। अब केवल यहाँ पर क्या बचा v⁴/, यहाँ पर नीचे क्या बचा है q⁴ बटे में क्या हो जाएगा प्रोटॉन वाला vp/qp। यहां से देखिए अब क्या बचा हमारे पास v⁴ और vp का मान उसमें दिया गया है 1:3 के अनुपात में है, और यहाँ से q⁴ जो होता है तो इसके प्रोटॉन के द्रव्यमान का प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका 2 गुना होता है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं r⁴/rp। यहाँ पर v⁴ का मान कितना दिया गया है 1, क्योंकि इनके v⁴ में vp इंटू अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 2 × qp/qp। qp से qp क्या हो गया कट गया, यहाँ पर क्या बचा r⁴/rp। यहाँ से इसका मान कितना दिया गया है 1:3 अर्थात 1/3, और यहाँ पर क्या है ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ से r⁴
अपान आरपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, या इसका अनुपात क्या निकलेगा 2:3। यहां से आर अल्फा अर्थात अल्फा का और प्रोटॉन के त्रिज्याओं में अनुपात कितना यहाँ पर निकला 2:3। क्लियर, सभी को समझ में आया? उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5 का क्या दिया गया है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी इसका हमारा जो वीडियो अलग से उसको देखिए, खा नंबर कट गया है, गा में भी डेरिवेशन है, इसको छोड़िए। आइए अब केवल अथवा पर जो सवाल है, सवाल क्या कह रही है पढ़िए ध्यान से सवाल। 10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, गा नंबर का अथवा है, गा नंबर के अथवा सवाल है कि 10 डायोप्टर प्लस तथा -5 डायोप्टर। मान लीजिए P1 क्या है क्षमता इसकी 10 डायोप्टर, और P2 का मान यहां पर दिया गया है -5 डायोप्टर। दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, तो सबसे पहले इसके हम निकालेंगे क्या कुल क्षमता। कुल क्षमता अगर P इक्वल टू निकालेंगे, P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहां से 10 -5 इक्वल टू कितना आ गया 5 डायोप्टर। क्लियर, यहां से क्षमता आ गई। अब हम क्या निकालेंगे इसकी फोकस दूरी। F इक्वल टू क्या होता है 100/P। इसमें सेंटीमीटर में, यही जब मीटर में होती है तो यहाँ 1 होता है। क्लियर, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना निकल आएगा 100/P का मान कितना है 5, इसको भाग देंगे तो 20 पंचे 100, 20 सेंटीमीटर। हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिएगा, कुल क्षमता किसमें आई है प्लस में। तो उत्तल लेंस, दोनों जो संयुक्त लेंस होंगे, कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुकल्पीय में भी दे देता है, जिसमें पूछता है कौन सा लेंस है। क्लियर, तब अब यहां से क्या पूछ रहा है आगे, क्षेत्र में प्रवेश करने की 30 इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। यहाँ पर जो है U का मान दिया गया है कितना -30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। O का मान कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो यहां से हम लंबाई निकाल सकते हैं। क्या होता है सूत्र होता है B/U इक्वल टू I/O। अब यहाँ पर हमको देखिए B नहीं पता है, B कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से 1/F इक्वल टू क्या होता है 1/V माइनस 1/U। किसके लिए लेंस के लिए। तो यहाँ से F का मान कितना है, F का मान निकला है 20 सेंटीमीटर, हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/V माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर, 1/30। यहाँ से 1/20 इक्वल टू 1/V माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/30। इसको उधर भेज देंगे तो 1/V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। अब यहाँ पर देखिए 1/20 इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 एलसीएम 20 दिए 60, 30 दूना -2। यहाँ से B का मान कितना आ गया, B निकालेंगे 1/V इक्वल टू 1/60। तो यहाँ से B का मान कितना आ गया B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ से B का मान जब 60 सेंटीमीटर आ गया तो यही इसका हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 60 माइनस U का मान कितना है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू I का मान कितना दिया गया है यहाँ पर O का मान है 2 सेंटीमीटर I/2। यहाँ से I निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी, इधर धीरे धीरे गुणा कर देंगे तो 30 दूनी 60, 2 दूना 4 -4 सेंटीमीटर। क्लियर,
माइनस आया है, अर्थात यह जो है लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, इसलिए माइनस दिया गया है। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या होगी। पहली बात देखिए, जो संयुक्त लेंस निकला है हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। यहां से भी क्लियर हो गया। और यहां से प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और आकार क्या होगा प्रतिबिंब का, 4 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का घ नंबर क्या कह रहा है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, लंबाई और द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है, हमें प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो यल अपान ए। यहां पर रो क्या है, ए है विशिष्ट प्रतिरोध, यल क्या है, यल आपका है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल है। तो यहां से अगर हम देखें तो R इक्वल टू क्या निकल आएगा, रो क्या होता है, सभी के लिए बराबर होता है। कोई भी पदार्थ हो सभी के लिए क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर क्या है, यल है, ठीक, यल क्या है, लंबाई है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो हमको अभी इसमें द्रव्यमान लाना है। द्रव्यमान लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको। द्रव्यमान लाने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन बटे घनत्व। घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्लियर। तो यहां से देखिए घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमको क्या लाना है, द्रव्यमान का मान निकालना है। घनत्व मान लीजिए सभी का क्या, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान यम। अब आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो यहां हम लिख सकते हैं ए इंटू यल। क्लियर, ए इंटू यल। यहां से हमको यल पता है, रो भी मालूम होता है सभी तत्वों का। हमको यहाँ घनत्व भी सभी एक ही पदार्थों का समान होता है। तो हमको यहाँ क्षेत्रफल का मान यहाँ पर रखना होगा। तो क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यम अपान यल इंटू घनत्व। क्लियर। तो यहीं से जो है क्या दिया गया है, पहला तीन, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां हैं, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध निकालना है। तो मान लीजिए R1 है। क्लियर। R1 क्या हो जाएगा, रो, ये क्या हो जाएगा, L1। और जो A है इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा M1 अपान में L1 इंटू घनत्व। चूंकि देखिए एक ही पदार्थ है कह रहा है, इसलिए घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध सभी एक ही पदार्थों का समान होता है। उनकी लंबाई या द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, इसलिए यहाँ से इनको हम हटा सकते हैं, सभी का समान होगा। इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का। तो R1 का मान इतना आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपान M1। ये हमारा क्या आ गया, R1 का मान हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे तो R2 का मान भी क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू L2 स्क्वायर अपान में M2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो यहाँ पर R3 का मान क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू L3 स्क्वायर अपान में M3। क्लियर। अब यहाँ से हमको इनका अनुपात निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। यहाँ से अगर इनका अनुपात हम निकालें तो क्या हो जाएगा, R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 अनुपाते इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर अपान M1 अनुपाते L2 स्क्वायर अपान M2 अनुपाते L3 स्क्वायर अपान M3। क्लियर। अब जो हमको मान क्या दिया गया है, L1 L2 L3 का लंबाइयों का मान दिया गया है 3, 2, 1 और द्रव्यमान का कितना मान दिया गया है, 1:2:3। तो यहाँ से इनका हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, L1 का मान 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर
बटे में यम1 का मान कितना है 1 अनुपात L2 का मान कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर यम2 का मान कितना है 2 अनुपात फिर से यहाँ पर L1 का L3 का मान कितना है 1 अनुपात और यम3 का मान कितना है 3। इसका भी वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे में 1 है अनुपात 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे केवल क्या बचेगा यहाँ पर 2 बटे 1 अनुपात यहाँ से 1 बटे कितना बच जाएगा 3। अब देखिए अनुपात लिखने के लिए जो सबसे नीचे बड़ी संख्या है हम सभी में गुणा कर देंगे ऊपर, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 त्रिक 27 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात यहाँ पर क्या बचेगा केवल 3। क्लियर। तो यहाँ से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का मान कितना आ गया 27 अनुपात 6 अनुपात 3। ये जो है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसका ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन था। आप इसको विस्तार से लिख लीजिए, आपको यदि कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। उतार लीजिए इसको। अब देखिए खंडया है, खंडया का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है कह रहा है, सुनिए। हाइगेंस द्वारा ये डेरिवेशन है, इसको हम देखेंगे जो अलग से वीडियो बनाए डेरिवेशन। अथवा क्या कह रहा है, वैद्युत ध्रुव से आप क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण में घुमाने के किए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन में हम देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है इसको सुनिए। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। ये देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है। टाउ इक्वल टू क्या होता है P sin थीटा। टाउ क्या है बल आघूर्ण है, P क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, sin थीटा कोण है। क्लियर। यहां से निकालेंगे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का मान कितना दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है आपका इसमें दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम 10⁵। E का मान कितना दिया गया है, E का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। यहाँ पर देखिए उस पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है। यहाँ पर देखिए P का मान निकालना है, टाउ का मान दिया गया है। क्लियर। P का मान निकालना है, टाउ का मान दिया गया है, टाउ का मान दिया गया है, P का मान निकालना है। टाउ का मान कितना दिया गया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। P हो गया, E का मान दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है 30 अंश। अब यहाँ से P का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके बटे में लाएंगे तो 6 × 10⁻⁻24 बटे में क्या हो जाएगा 10⁵ इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6 दूनी 12 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या निकल आएगा 12 × 10⁻24 5 कितना होता है 29 -29। या यहाँ से जो है अगर हम P इक्वल टू निकालना चाहें दशमलव यहाँ पर लगा दे यहाँ बीच में तो एक घात क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 1.2 10⁻⁻28। क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है कूलम मीटर। क्लियर, कूलम मीटर। ठीक है ना। यहाँ से आपका ये निकल आएगा क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल आया। इसको आप उतार लीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य क्षेत्र में ये क्या है डेरिवेशन। इसके हम वीडियो बनाए, उसको जाइए आप देख लीजिए। सीधा ये क्वेश्चन नंबर 8 पर और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है इसको भी हमने बनाया है, इसको जाकर देख लीजिए। इसकी कार्यविधि क्या है।
आइए एक सवाल पर, अब क्या कह रहा है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 6, 7, 8 ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। आप अगर पूरा करेंगे तो आपको 4 नंबर पक्का मिलेगा, अगर पूरा सही से लिखते करते हैं तो। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलों में फेरों की संख्या एनपी का मान दिया गया है आपका 1100, और यहाँ से एनएस का मान दिया गया है आपका 110। एनएस का मान 110 है, एनपी का मान 1100 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर वीपी का मान दिया गया है आपका 220 वोल्ट। क्लियर। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, यहाँ से मान लीजिए द्वितीय कुंडली, मान लीजिए इसकी प्रतिबाधा या प्रतिरोध आरएस का मान दिया गया कितना 220 ओम। पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम पूछ रहा है आईएस का मान पूछ रहा, आईपी का मान पूछ रहा है, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा। तो यहाँ पर पहले देखिए इनके बीच संबंध क्या होता है। ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र क्या होता है, एनएस अपान क्या होता है एनपी, बीएस अपान क्या होता है बीपी, और क्या होता है इसका उल्टा होता है ये वाला आई वाला आईपी अपान आईएस। क्लियर। यहां से देखिए एनएस का मान दिया है, एनपी का मान दिया है, बीएस का मान नहीं दिया गया है, बीपी का मान दिया है, और आईपी का मान यहाँ पर पूछ रहा है। आईपी का मान याद करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आईएस पता होना चाहिए, आईएस पता होना चाहिए, और यहाँ पर क्या पता होना चाहिए बीएस भी पता होना चाहिए, तभी जो है इसका मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ से पहले यहाँ दोनों से हम निकाल लेते हैं बीएस का मान। तो यहाँ पर एनएस का मान रख दीजिए 1100, एनएस का मान कितना है 110, 110 बटे में एनपी का मान कितना है 1100 इक्वल टू बीएस का मान निकालना है, बीपी का मान कितना दिया गया है 220 वोल्टेज। यहाँ से अगर बीएस का मान हम निकालें तो बीएस का मान क्या हो जाएगा, बीएस इक्वल टू इसको 3 गुणा कर देंगे, इसको इसमें पहले 0 0 इसको काटिए, 11 से 11 काटिए, यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 220, 220 बटे 10 हो जाएगा। यहाँ से बीएस का मान कितना निकल आया 22 वोल्ट। जब बीएस का मान यहाँ पर निकल आया तो हम यहाँ पर आईएस भी निकाल सकते हैं, तो वहां हमको क्या निकल आएगा आईपी का मान निकल आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से अब क्या करेंगे बीएस अपान बीपी इक्वल टू आईपी अपान आईएस। यहाँ से देखिए बीएस का मान कितना निकला है 222 वोल्ट, केवल 22 वोल्ट। बीपी का मान कितना दिया गया था 220 वोल्ट इक्वल टू आईपी का मान क्या करना है निकालना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आईपी बटे में क्या लिखेंगे आईएस। आईएस कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से देखिए बी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। यहाँ से अगर आई का मान निकालेंगे तो आर नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बी एस अपन आर एस। ठीक, तो यहाँ से आई एस का मान क्या रख देंगे हम बी एस अपान आर एस। क्लियर। तो यहाँ से 22 से 22 कट गया, क्या बचा 1/10 इक्वल टू आई पी बटे में बी एस का मान कितना दिया गया है, बी एस का मान निकला था 22 और आर एस का मान कितना है 220। यहाँ पर 22 बटे 220, ये भी क्या हो गया कट गया 22 से 22, ये यहाँ पर क्या बचा 10, 10 इधर चला जाएगा तो आई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बटे 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से आई पी का मान कितना आ गया, प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहेगी कितनी होगी 1 एम्पियर की। आप इसको उतार लीजिए, और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा है नहीं, सवाल में केवल इतना था, आप इसको उतार लीजिए फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन स्टार लगा है, कट गया है, और जो 8 नंबर का अथवा है भी डेरिवेशन है, इसको हम जो वीडियो में उसमें देखिएगा, अथवा जो है 9वां नंबर का उसमें स्टार दोनों कटा है।
तो ये जो है सेट आपका कौन सा नंबर था, सेट नंबर 2020 का 346 यक्स टी। इसके पहले भी एक सेट हमने हल करा चुके हैं, अभी तक उसको आपने नहीं देखा उसको भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है पूरे अंसाल में की 2020 की प्रीवियस ईयर कक्षा 12 फिजिक्स, उसको देख लीजिएगा। और ये हम अब अगला दिन लेकर आएंगे आपके लिए सेट नंबर 3, सेट नंबर हम 3 लेकर आएंगे, आप इसको लिख लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।